बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ हाज़िर है आपका मेज़बान उस्मान अहमद। और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह नौजवान दानिश्वर, सनतकार और मारूफ़ एंटरप्रेन्योर जनाब मियाँ सलमान फ़ारूक साहब। सर वेलकम, खुशामदीद नए एपिसोड में। शुक्रिया नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक और ब्लेसिंग पर जो पाकिस्तान के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसे हम ख्योड़ा माइंस के नाम से जानते हैं या उसे नमक की कान भी कहते हैं। मैं सलमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इब्तदा में हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइए कि ये ख्योड़ा माइंस, इसका थोड़ा तारुफ़ हो जाए कि ये है क्या, कहाँ है, कब से है, कैसे एक्सप्लोर हुई और ये सिर्फ ज़ेरे ज़मीन नमक है या इसका पाकिस्तान के साथ कुछ और भी लेना देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम जी। ये ख्योड़ा माइंस का नमक, इसको हम पिंक गोल्ड भी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आलमी मंडी में तेल को ब्लैक गोल्ड से भी रेफ़र किया जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रू ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान। और इसकी जो दरियाफ्त है वो तो कोई 2300 साल पहले, अच्छा जी, हाँ जी, हुई थी, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी आर्मी के साथ मुकाबले के लिए इधर आ रहे थे और यहाँ पे राजा पोरस अपने फ़ौजियों और हाथियों के साथ उनके इंतज़ार में खड़े थे। था जी बिल्कुल। तो टेक्सला से होते हुए जब सिकंदर आज़म की फ़ौज इधर पहुंची और आमना सामना होना था, तो इनके फ़ौजों के जो घोड़े थे उनमें से कुछ बीमार भी थे। तो उन्होंने इस इलाके के पथरीली ज़मीन को चाटना शुरू कर दिया था घोड़ों ने। और वहीं से फिर ये, और बाद में उनको शदीद प्यास लगी, जो कि आम तौर पे उस तरीके से घोड़ों को नहीं लगती। ये भी सर रिपोर्ट हुआ है, रिसर्च हुई है, तहकीक हुई है, पहले घोड़ों ने उसको ज़ुबान से लिख किया, फिर उन्हें प्यास लगी। और वहाँ से फिर ये पता चला उसकी, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द सॉल्ट। और उस टाइम पे ऑब्वियसली ये तो नहीं मालूम था कि इन ज़खायर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। तो इसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जो ये डिस्कवरी का आगाज़ जब हुआ, तो फिर 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गज़नवी जब इस इलाके में आए और फतूहात की, तो उन्होंने फिर इस इलाके को जंजुआ फैमिली के अंडर दिया और उन्होंने फिर इस सॉल्ट रेंज के ऊपर हुकूमत की। सर इससे एक चीज़ और भी साबित होगी कि जंजुआ फैमिली भी इतनी ही पुरानी है, बिल्कुल जितना ही साल है। ठीक है जी। और उसके बाद इसकी डिस्कवरी का सिलसिला जब हो गया था, तो इसकी जो प्रॉपर जो एक्सकवेशन है वो तकरीबन 1840 की दिहाई में साइंटिफिक तरीके से शुरू की गई थी, गोरों ने की। ये ज़ाहिर अंग्रेज़ दौर में, फिर ये अंग्रेज़ दौर में, हाँ जी, अंग्रेज़ों ने इसको सिलसिले को शुरू किया था। तो इसकी रेंज है, ख्योड़ा इज़ पार्ट ऑफ दैट बिगर सॉल्ट रेंज दैट वी हैव इन पाकिस्तान। तो इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, एक सिमत में 300 से 400 किलोमीटर है और दूसरी सिमत में ये तकरीबन 800 किलोमीटर तक इसको एस्टिमेट किया जाता है। तो सॉल्ट की भी फिर वेरिएशंस आ जाती हैं, क्योंकि सॉल्ट के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी। तो उन कंपाउंड्स की सूरत में, यानी वो किस फॉर्म में मौजूद है, किस केमिकल कंपाउंड के साथ वो मौजूद है, तो वो ये एस्टिमेट किया जाता है कि 400 किलोमीटर बाय 800 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही बड़ा वसी रकबा है। सर ये हमारा प्रोग्राम जो है ये आमतौर पर तो नौजवानों के लिए जो पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आज की जो आपकी गुफ्तगू है इससे तो मेरा ख्याल है साइंसेस के स्टूडेंट्स भी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। जी बिल्कुल जी। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 2200 फुट से लेकर 4500 फुट तक है। ये जितना पहाड़ी सिलसिला है सारा, ये इसी ख्योड़ा माइंस का ही हम इसे गिनेंगे। जी बिल्कुल नमक की कान इसका जी। जो पहली जो नमक की कान थी वो फिर तकरीबन 1870 के अंदर मिस्टर वॉर्ड एक यूके से आए हुए थे। तो सबसे बड़ी और पहली जो कान की जो खुदाई हुई थी वो उस दौर में हुई थी। और इसकी जो
ज़खायर का जो अंदाज़ा किया जाता है, जो बचे हैं वो तकरीबन 8 माज़रत के साथ 2 करोड़ से ऊपर के हैं। 2 करोड़ टन से ऊपर के हैं। तो दैट इज़ प्रीटी मैसिव। ये सारा सर यही पिंक सॉल्ट है? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और इसमें से हमारी जो सालाना प्रोडक्शन है वो 3 लाख पौने 4 लाख के टन के बराबर है। तो जिसमें से केमिकल कंपनी है ICI के नाम से, ठीक है, UK और US बेस, और केमिकल और पेंट्स बनाने का काम वो करते हैं। तो वो तो 1938 की दहाई में उन्होंने यहाँ पे आकर अपने ऑपरेशंस को सेटअप कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्ट का एक मेजर इस्तेमाल उनकी प्रोडक्शन में होता है। तो पौने 4 लाख टन की जो सालाना प्रोडक्शन है उसमें से 2 लाख टन तो सीधा ICI की तरफ इस्तेमाल हो जाता है। जो बाकी बचता है उसमें से कुछ लोकली, कुछ की खपत है, और बाकी पत्थर की फॉर्म में इंडिया एक्सपोर्ट भी होता है जी। इसमें सर जो हमारी लोकली खपत है इसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती हैं, और उसके अलावा जो इसका केमिकल यूजेज है उसके लिए भी यही पिंक सॉल्ट ही यूज़ किया जाएगा, या इसको फिर कुछ किया जाता है, इसकी फॉर्म चेंज की जाती है? इसके फिर मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, और डिपेंड करता है कि आपने इसकी जो कंजम्पशन है वो फूड पर्पसेस के लिए करनी है, या आपने इसकी मुख्तलिफ केमिकल और केमिकल्स की भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के मुताबिक फिर उसकी कंपाउंडिंग की जाती है। ठीक है सर। मतलब जो हमारी सर ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं नमक की, एक तो हम मिसाल भी देते हैं अक्सर कि आटे में नमक के बराबर, तो ये तो बहुत थोड़ी है इसकी जो कंजम्पशन है ग़िज़ा के तौर पे। तो बाकी तो फिर इसका यूजेज या एक्सपोर्ट होता होगा, या फिर इसको केमिकल के लिए या मुख्तलिफ तजर्बात के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ जो आप जैसे आप ICI का बता रहे हैं, ज़्यादा यूजेज इसका वही है? हाँ जी, इसकी हम एक्सपोर्ट से भी हमें बेशतर फॉरेन एक्सचेंज हमें रिसीव होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर। हाँ जी, इसकी वैल्यू है। और अभी एक वफ़द जब अमेरिका गया था तो उन्होंने $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की पेशकश की थी, कि ताकि वो पाकिस्तानी नमक को रॉ मटेरियल हमसे परचेज़ करके उसकी वैल्यू एडिशन करके प्रोसेसिंग करके उसको इंटरनेशनल मंडियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो इससे हमें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक अल्लाह ने हमें काफ़ी बड़ी एसेट से हमारी ज़मीन को, मुल्क की ज़मीन को नवाजा है। आपका इंतखाब ठीक है, आपने कहा था कि अगला प्रोग्राम हम नमक पे, ये भी एक ब्लेसिंग तो है ना? बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी एसेट है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की आवाम के लिए। अगर इसको सिर्फ एक्सपोर्ट के जो हमारे फ़वाइद हैं उसी को ले लिया जाए, मैं अगेन दोहराऊंगा कि ग़िज़ा की ज़रूरियात तो बिल्कुल मामूली सी हैं, लेकिन असल फ़ायदा और ये ब्लेसिंग हमें ये अल्लाह ताला ने अता की है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर यूजेजेस जो इसके ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। क्या सिर्फ़ ये एक मादनी दौलत ही है, ज़ेरे ज़मीन असासा है हमारे मुल्क के लिए, या हम इसको एक सियाहत के तौर पे, एक सियाहती विरसे के तौर पे भी ले सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, जब इसके मादनी एप्लीकेशन थी तो आप देखिए कि जब 1870 की दहाई में जब मिस्टर वॉट ने आके पहली कान की प्रोडक्शन की और वहाँ से इसको साइंसी तरीके से इसको एस्कवेट करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ के हुकूमत के दौरे हुकूमत में 1876 के अंदर वहाँ पे पहला सरकारी रेस्ट हाउस बनाया गया, ताकि वहाँ पे हुक्मरान तबके से रखने वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जाके ठहर सकें। ये सर सॉल्ट माइंस में? जी, सॉल्ट माइंस में। उसके बाद तकरीबन 1890 के आसपास ही वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया। अच्छा, ताकि ट्रांसपोर्ट उसको आसानी से किया जा सके, क्योंकि वहाँ की पहुँच ज़रा मुश्किल थी। तो आप इससे अंग्रेज़ का ज़हन देखिए कि वो किस तरीके से लंबी और अच्छी सोच के हामिल हैं, कि जब उन्होंने एक चीज़ को जब देखा तो उनके फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए, उनके यूजेस और उनकी एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे एक एकोसिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया,
यहाँ तक कि वहाँ पे फिर जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ थी उनके भी इस्टेब्लिश होने का क्याम देखने में आया। बिल्कुल सही कि वहीं से जब उसके कारखानों का क्याम हुआ कि वहीं से सफाई का काम, पत्थरों को तोड़ने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम, वो सारे भी अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में शुरू हो चुके हुए थे। सयाहत की जो एंगल है नहायत अहम है, बहुत ही अच्छा है, उसमें हम लोग कमज़ोर रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा अजूबा है, ये तकरीबन इस पहाड़ के इस रेंज के अंडर ज़ेरे ज़मीन इसकी कोई 19 मंजिलें हैं। जी जी जी। और अभी सिर्फ इसकी सिर्फ 2 ही मंजिलें हैं जो कि सयाहत के लिए डेवलप करके खोली गई हैं। अच्छा, अभी इसको मज़ीद बहुत बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, माइनिंग के लिए ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं लेके जाया जाता, सिर्फ एक सयाहों की सिक्योरिटी के लिए, रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हादसा ना हो जाए। लेकिन माइनिंग के लिए तो उसकी जो 19 जो उसकी मंजिलें हैं वो तो इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है एक्सकवेशन के बाद। वो जो है कि इससे आगे जहाँ अभी और भी हैं बिल्कुल मौजूद हैं। और लेकिन उस सयाहत के अंदर भी जो मसाइल जो दरपेश हैं अभी उनको पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा। सही है। उसके अंदर कभी बिजली के मसाइल आ जाते हैं, लोड शेडिंग की कमी हो जाती है, उनके अपने कंफर्ट के लिए वहाँ पे रेस्ट रूम्स होने चाहिए, सयाहों के लिए वहाँ पे ज़ाहिरी बात है रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे लिटर का एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए ताकि गंदगी का फैलाव ना हो। ये सर बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया कि हुकूमत बाकी और कुछ काम में अपना हिस्सा डाले या ना डाले, वहाँ जो अरेंजमेंट्स करने हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हों कि जो सयाह आ रहे हैं उनके लिए सहूलत हो, अट्रैक्ट करें लोग। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी खाली सयाहत के अलावा इस सॉल्ट की मेडिकल भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। तो ये साबित हो चुका हुआ है कि वहाँ पे अगर किसी को दमे की बीमारी हो, जिसे इंग्लिश में हम एस्थमा कहते हैं, तो एस्थमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ये सॉल्ट नहायत ही मुफीद साबित हो चुका है। वेरी राइटली सर, मैं इस तरफ ही अगली बात करना चाह रहा था कि अवेयरनेस की भी कमी है कि हम जब नेशनली या इंटरनेशनली इसको प्रोपेगेट करें, इसके फ़वाइद बताएं, तो ये एक ऐसा फ़ायदा है जो एक नेचुरल अरेंजमेंट है। लोग बाहर से भी आएंगे सर इस इलाज के लिए और यहाँ स्टे करने के लिए। जी, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी छोटी सी बनी है, लेकिन उसकी चूँकि अच्छी मैनेजमेंट अभी नहीं हम अचीव कर पाए, और जब अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी तो हम उसको मार्केट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पहले और जब ये 2 चीज़ें जब कम होंगी तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब हमारे लोकल लोग ही नहीं उधर जाएंगे तो हम बाहर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग इस ट्रीटमेंट के लिए आएँ। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो बड़ा ट्रिमेंडस है। तो हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे इसी सॉल्ट में से फिर आपका लैंप्स बनाए जाते हैं, और उन लैंप्स को भी पब्लिक को सेल किया जा सकता है एज अ सूवेनियर, कि आप उसे अपने बेड की साइड पे रख के अगर आप उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करें तो वो एस्थमे को एड्रेस करता है। ये सर आपने एक नई चीज़ हमारे लिए बताई और नाजरीन के लिए, कि ये सलमान साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि वहाँ जाकर इलाज करवाना या स्टे करना वो तो एक फैसिलिटी है, वहाँ से सूवेनियर या लैंप्स या इस तरह की चीज़ें लाई जाएं जो अपने बेडरूम में रखी जाएं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो ये सर अपने घर बैठे इस सॉल्ट माइन का फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है जी, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर कोई शक नहीं कि हमें इस चीज़ पे तवज्जो भी देनी चाहिए। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है जी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए। 2013 के अंदर यहाँ पे म्यूज़ियम बनाने की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी हुई है, लेकिन म्यूज़ियम बना नहीं है। तो 100 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, लेकिन हम इस जगह को ठीक नहीं कर पाए, इस जगह को हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। सर मैं आखिर में ये ज़रूर चाहूँगा कि आपसे पूछूँ ताकि हमारे नाजरीन को पता चले, क्योंकि आपका तारुफ़ एक मारूफ सनतकार का और माशाल्लाह बड़े स्किलफुल आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या इस ज़ेरे ज़मीन असासे को, इन माइंस को मुस्तकिल सनत का दर्जा दिया जा सकता है? एक तो है ना जी, इससे पार्शली फ़ायदा लिया जाए, इसको एक्सपोर्ट किया जाए, हमारे मुल्क में ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है कि इसको मुस्तकिल इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए?
देखिए जी, मेरे ख्याल में तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हुए हैं, क्योंकि आपकी जो सॉल्ट्स हैं ये फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। एग्जैक्टली सर। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो उसमें ऑलरेडी हमारे जो केमिकल्स हैं वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं। तो इसको तो लाजमी तौर पे हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हुए हैं। इसको हमें वो स्टेटस ना सिर्फ के देना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये तीनों ही नहायत ही अच्छी मेगा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं। सर बेहद शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन के बिहाफ पर अगेन आपको थैंक यू इसलिए कहूँगा कि आप हर प्रोग्राम में पिछले से ज़्यादा तैयारी के साथ हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ें बताते हैं। हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, ग्लैड टू बी हियर।